Bismillahirrahmanirrahim. Now we need to discuss more about IV-IVC in vitro in vivo correlation or BioWaiver, which is in a chapter which is a small part in chapter 15 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics by Leon Shargil, 7th edition. Why we need to discuss it in detail? Because in Pakistan, BioWaiver or IV-IVC is very common. So the pharmacist, when they are graduating, they are going to different pharmaceutical companies, and if they are working in production department, quality control department, or new product development department, they should have good awareness or good knowledge of this topic, because this is actually in vitro dissolution technique or in vitro dissolution technique to determine the bioequivalence of the drug. That is why this topic is important. So now let us start. Performance of drug product in vitro in vivo correlation. For controlled release or extended release formulations, since dissolution or release of the drug from the formulation is rate limiting step in the appearance of a drug into systemic circulation, so it is possible to establish a relationship between the release of the drug in vitro and its release in vivo और इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अच्छा, अब दो तरह की फार्मूलेशन की बात की इन्होंने कि कंट्रोल रिलीज जो टैबलेट्स होती हैं, फार्मूलेशंस होती हैं, एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूलेशंस जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि ड्रग आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है. तो डिसोल्यूशन और रिलीज़ जो होती है वो उसमें जो उसका जो रिलीज़ होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो उसको रिलीज़ कर रहा होता है, फिर वो डिज़ोल्व हो रही होती है, और जिस तरह से वो डिज़ोल्व होगी या डिसॉल्युबिलिटी होगी, फिर उसी तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन भी होगी. तो वो ये कह रहे हैं कि फिर हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन विट्रो डिसोल्यूशन मालूम कर लें तो फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी इन वीवो एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, यानी इस कोरिलेशन को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इफ़ सच कोरिलेशन एग्जिस्ट, और अगर ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, द वन इज़ एबल टू प्रिडिक्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स इन विट्रो डिसोल्यूशन. अगर ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर वी एज ए फार्मासिस्ट कैन प्रिडिक्ट कि इसका ड्रग का रिलीजिंग प्रोफाइल और डिसोल्यूशन प्रोफाइल इस तरह का है, तो ये ड्रग इस तरह से एब्जॉर्ब होगी और इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी होगी. सो इस तरह से इन विट्रो डिसोल्यूशन से ये पैरामीटर हम डिटरमिन कर सकते होंगे. यूजुअली सच ए कोरिलेशन इज डेवलप्ड विद टू और मोर फॉर्मुलेशन विद डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम ये स्टडी कैसे करेंगे या ये डिटरमिन कैसे करेंगे कि इसके लिए क्या करेंगे, कोरिलेशन को डेवलप करने के लिए टू और मोर फॉर्मुलेशन with different release characters we should develop. It is recommended that a correlation be established with 3 or more formulation, और ज़्यादा बेहतर ये है कि 3 या उससे ज़्यादा फॉर्मूलेशन हम लें जिनकी रिलीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो, और फिर उस तरीके से जो है वो हम इनकी रिलीज़ जो पैटर्न है और डिसोल्यूशन है और उसके ज़रिए फिर हम उसे डिटरमिन करें. However, if the dissolution of the drug is independent of the dissolution conditions such as apparatus agitation rate, pH, etc., then it is possible to establish such a correlation with only one formulation. अगर ड्रग की डिसोल्यूशन अच्छी है, यानी डिफरेंट जो एजिटेशन रेट होता है डिसोल्यूशन एपरेटस में डिफरेंट स्लो हो, हाई हो, तब भी उसकी डिसोल्यूशन अच्छी होती है, और हर तरह के पीएच में उसकी डिसोल्यूशन हाई है, तो फिर अगर एक फॉर्मूलेशन से भी चेक करना चाहें तो ये कोरिलेशन इस्टेब्लिश हो सकती है. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रिडिक्टिव IV-IVC यानी इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन नॉट ओनली प्रोवाइड you with better understanding of the release properties of the drug product, but also enable one to decrease the number of in vivo studies needed to approve and maintain a drug product on the market, resulting in a economic benefit as well as decreased regulatory burden. अच्छा, अगर हम ये IV-IVC इस्टेब्लिश कर लेते हैं किसी ड्रग की, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं. एक तो बेनिफिट ये होता है कि हम इसकी रिलीज़ यानी ये कि ड्रग का रिलीजिंग पैटर्न डिटरमिन कर लेते हैं. इसके अलावा एक और जो बेनिफिट है कि फिर इन वीवो स्टडी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो डेफिनेटली क्योंकि इन वीवो स्टडी ह्यूमन पे होगी, वॉलंटियर्स या डिजीज़ पेशेंट्स पे होगी, तो डेफिनेटली फिर उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, यानी जो स्टडी की कॉस्ट होगी, यानी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी. तो एक तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट आ गया.
दूसरा ये कि जब रेगुलेटरी बॉडी भी ये कह रही है कि अगर IVC आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर आपको इन वीवो स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये रेगुलेटरी की फ़ाइल भी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो ये रेगुलेटरी बर्डन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा इट ऑल्सो इनेबल्स वन टू सेट क्लिनिकली मीनिंगफुल डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशंस बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। और ना सिर्फ ये कि एक तो ये कि डिसोल्यूशन पता चल जाएगा, डिसोल्यूशन की स्पेसिफिकेशन पता चल जाएंगी और रिलीजिंग पैटर्न पता चल जाएगा, और प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगर ड्रग का डिसोल्यूशन ऐसा है तो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगी वो एब्जॉर्प्शन के बाद इस हद तक अचीव होगी। नाउ कैटेगरीज ऑफ इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है लेवल ए कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज लेवल ए कोरिलेशन? लेवल ए कोरिलेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन एंड रिप्रेजेंट्स ए point to point relationship or 1:1 relationship between an in vitro dissolution and in vivo input rate of the drug from the dosage form। ठीक है, तो इसको वो कह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और 1:1, जिसमें क्या है इन विट्रो डिसोल्यूशन और इन वीवो इनपुट रेट ऑफ ए ड्रग दोनों जो होगा वो 1:1, यानी जैसे जैसे रिलीज हो रही है वैसे वैसे इन वीवो अवेलेबिलिटी हो रही है। Level A correlation compares the percentage of drug release versus percent of drug absorb, यानी जितनी परसेंट ड्रग रिलीज हो रही है उतनी परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये लेवल ए कोरिलेशन कहलाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज द लेवल बी कोरिलेशन। लेवल बी कोरिलेशन यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मूवमेंट इन विच द मीन इन विट्रो रेजोल्यूशन टाइम इज कंपेयर टू आइदर द मीन रेजिडेंस टाइम और द मीन इन वीवो डिसोल्यूशन टाइम। अच्छा, अब ये स्टैटिस्टिकल मूवमेंट क्या है या स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी क्या है? ये नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल यानी जैपनीज फार्माकोकाइनेटिक्स का मॉडल होती है। इसमें हम ड्रग की हाफ लाइफ का तस्करा नहीं करते बल्कि ड्रग का बॉडी में मीन रेजिडेंस टाइम डिटरमिन करते हैं। ठीक है ना, यानी मीन रेजिडेंस टाइम ड्रग का बॉडी में कितना है। इसी तरीके से ड्रग की डिसोल्यूशन का मीन क्या है, ठीक है, तो मीन इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम होगा। ठीक है, तो उसको हम करते हैं कंपेयर। दरअसल मीन इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम इज कंपेयर टू आइदर द मीन रेजिस्टेंस टाइम ऑफ द ड्रग इन द बॉडी या फिर मीन इन वीवो डिसोल्यूशन टाइम, यानी अगर स्टमक में उसका जो डिसोल्यूशन टाइम है उसका मीन क्या है तो उससे कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच कर गई तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बायो इक्विवेलेंट होगी ड्रग। लेवल बी कोरिलेशन यूजेस ऑल ऑफ द इन विट्रो एंड इन वीवो डेटा बट इज़ नॉट पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन, यानी ये जिस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं परसेंट ऑफ ड्रग रिलीज एंड परसेंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब, इस तरह का नहीं है, बल्कि ये मीन डिसोल्यूशन और मीन रेजिडेंस टाइप का या मीन डिसोल्यूशन टाइम इन वीवो का, इन विट्रो एंड इन वीवो मीन डिसोल्यूशन टाइम का कंपैरिजन है। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज लेवल सी कोरिलेशन। ये क्या है? ए लेवल सी कोरिलेशन इज नॉट ए पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन, ये भी पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन नहीं है। अब इसमें क्या होता है? ए लेवल सी कोरिलेशन establish a single point relationship between a dissolution parameter such as percent dissolved at a given time and a pharmacokinetic parameter of interest such as area under the curve and C max, यानी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या ड्रग डिजॉल्व हुई गिवन टाइम पर और उसका AUC कितना आ रहा है या मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी आ रही है। लेवल सी कोरिलेशन इज यूजफुल फॉर फॉर्मुलेशन सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट बट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन, क्योंकि डेफिनेटली ये किसी एक पॉइंट की बायो अवेलेबिलिटी दे रही है का आइडिया दे रही है, ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी नहीं बता रही, तो इस वजह से जो है इसकी ये लिमिटेड एप्लीकेशन है। इसको ड्रग डेवलपमेंट के तौर पर अर्ली स्मॉल स्केल स्टडीज़ के लिए तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जब आप प्रोडक्ट बना के अप्रूवल के लिए लेकर जा रहे हैं तो आपको या तो लेवल ए स्टडी करनी पड़ेगी या फिर लेवल बी स्टडी करके प्रूफ करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर जो स्टडी की जाती है वो लेवल ए स्टडीज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कर रही होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जैपनीज़ मॉडल है, दिस इज़ मोर कॉमन इन जापान, और जबकि ज़्यादातर कंट्रीज़ अमेरिकन और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो वो लेवल ए कोरिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। नाउ वेवर ऑफ इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी और बायो वेवर, ठीक है ना। अब ये क्या है? इन सम केसेस in vitro dissolution testing may be used in lieu of in vivo bioequivalence studies। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो कि बायोइक्विवेलेंस से रिलेटेड था।
कि कुछ केसेस में रेगुलेटरी बॉडी इस चीज़ की इजाज़त दे देती है कि अगर इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग यानी वो जैसे लाइक वो लेवल ए या लेवल बी है, तो फिर आपको इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द ड्रग प्रोडक्ट इज़ इन द सेम डोजेज फॉर्म बट इन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, अगर सेम डोजेज फॉर्म है लाइक टैबलेट हो गई सारी की सारी, बट इन डिफरेंट स्ट्रेंथ लाइक 50 मिलीग्राम टैबलेट, 100 मिलीग्राम टैबलेट, एंड इज़ प्रोपोर्शनली सिमिलर इन एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी 50 मिलीग्राम की टैबलेट उस हिसाब से बनाई गई है, यानी उसमें जो एक्सिपिएंट्स है वो भी 50 मिलीग्राम के हिसाब से हैं, और जो 100 मिलीग्राम की टैबलेट है उसमें 100 मिलीग्राम के हिसाब से एक्सिपिएंट्स भी मौजूद हैं। So an in vivo bioequivalence study of one or more of the lower strength can be waived based on the dissolution test and in vivo bioequivalence study on the highest strength। यानी अगर आपने इसमें से हाईएस्ट स्ट्रेंथ की इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी कर ली है, इन विवो यानी ह्यूमन पे कर ली है और वो सेटिस्फैक्ट्री आ चुकी है, तो फिर उसके बाद अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी दूसरी स्ट्रेंथ की, कम स्ट्रेंथ की, तो वो अगर आप जो हाई और लो स्ट्रेंथ का आपस में कंपैरिजन करके डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपेयर करके अगर डिटरमिन करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये भी जो है वो फिर रेगुलेटरी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती है, यानी इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी यानी इन विट्रो इन विवो को रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, तो बायो अवेलेबिलिटी स्टडी ह्यूमन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी लाइफ में करने की ज़रूरत नहीं है, तो जिसको हम बायो वेवर कह रहे होते हैं। आइडियली देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, किसके दरमियान आइडियली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। Then the comparative dissolution test comparing the test product to the reference product should be sufficient to demonstrate bioequivalence। लिहाजा हम पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी, यानी जितना अच्छा डिसोल्यूशन होगा उतनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट ड्रग और रेफरेंस ड्रग की कंपेयर की जा रही है, अगर वो मैच कर जाती है तो इसका मतलब है कि बायो अवेलेबिलिटी भी दोनों की सेम होगी। So for most drug product, especially immediate release tablets and capsules, no strong correlation exists। अब जो उन्होंने बताया कि immediate release tablets और capsules, इनमें ये correlation exist नहीं करती। So क्या है कि and then FDA require an in vivo bioequivalence study, तो इनके लिए फिर FDA कहती है लाजमी in vivo bioequivalence study आपको करनी पड़ेगी, यानी ह्यूमन स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जो वही फास्टिंग कंडीशन और फैट कंडीशन में हम कर रहे होते हैं। अब आते हैं रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव ऑफ बायोवेवर, वो क्या है। द FDA परमिट द वेविंग ऑफ बायोइक्विवेलेंस स्टडीज फॉर प्रोडक्ट फॉर विच द बायोइक्विवेलेंस इज सेल्फ एविडेंट, यानी FDA इजाज़त दे रहा है बायोइक्विवेलेंस स्टडी के जो वेवर की यानी इन विवो की, जिसमें वाजे हो कि इसकी बायोइक्विवेलेंस ओके है, यानी ये ड्रग बायोइक्विवेलेंट है, रेफरेंस प्रोडक्ट है। दिस इंक्लूड सोल्यूशंस फॉर पेरेंट्रल ओरल और लोकल यूज़, ख़ास तौर से जो सोल्यूशंस होते हैं लाइक वाटर के अंदर जो सोल्यूशंस होते हैं, पेरेंट्रल प्रिपरेशन ड्रग की, ओरल सोल्यूशन है, लोकल यूज़ के सोल्यूशंस हैं, तो वो वाजे है कि ये ऑलरेडी डिज़ोल्व है, जब सॉल्युबिलिटी इनकी अच्छी है तो फिर बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो इसमें जो है वो वेवर मिल सकता है। इसके अलावा देयर आर जनरल एडिशनल क्राइटेरिया टू बी मैट बिफोर ए बायो वेवर कैन बी ग्रांटेड। अब वो एडिशनल क्राइटेरिया क्या है बायो वेवर लेने के लिए। टेस्ट एंड रेफरेंस सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर पेरेंटल यूज शुड हैव द सेम एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सेम अमाउंट। एक तो ये कि जैसे पेरेंटल यूज़ की ड्रग है तो उसमें टेस्ट प्रोडक्ट है और रेफरेंस प्रोडक्ट है, उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम स्ट्रेंथ में हो, क्वांटिटी में हो, और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट यानी एक्सीबिएंट्स भी सेम अमाउंट में मौजूद हो। दूसरी ये कंडीशन, फिर ये पहली एक कंडीशन है। इसके अलावा द FDA विल कंसिडर ग्रांटिंग बायो वेवर to non-bio study strength of a generic immediate release solid oral dosage form from drug product line provided that the following 3 criteria are met। अब फर्दर ये बता रहे हैं कि अगर कोई जेनेरिक इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म है, लाइक कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गई, तो उसके लिए अगर बायोवेवर चाहिए तो ये 3 क्राइटेरिया मीट करने चाहिए। पहला, एन एक्सेप्टेबल बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज कंडक्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्ट्रेंथ, यानी इसकी किसी और स्ट्रेंथ पर इस टैबलेट की बायोइक्विवेलेंस स्टडी की गई है इन विवो और वो प्रूफ हुई हो, तो फिर अगर जो है दूसरी जो स्ट्रेंथ आपने बनाई है वो इससे डिसोल्यूशन में IVC यानी अगर वो डिसोल्यूशन कंपेयर कर जाती है तो फिर ठीक है, बायो वेवर मिल जाएगा इन विवो का। इसके अलावा द स्ट्रेंथ्स
और स्ट्रेंथ फॉर विच द बायोवेवर इज सॉट, जो भी स्ट्रेंथ जिसके लिए बायोवेवर चाहिए आपको, यानी आप चाहते हैं कि इन विवो स्टडी ना करें, शुड बी प्रोपोर्शनली सिमिलर टू द स्ट्रेंथ ऑन विच बायोइक्विवेलेंस स्टडी वॉज डेमोस्ट्रेटेड। तो उसकी जो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी हो, यानी वही एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट की, वो वही हो जिस स्ट्रेंथ पे बायोइक्विवेलेंस स्टडी आपने अप्रूवल ऑलरेडी पहले करके इन विवो करके अप्रूवल लिया हुआ है। तीसरा क्या है, एक्सेप्टेबल इन विट्रो डिसोल्यूशन शुड बी डेमोस्ट्रेटेड फॉर द स्ट्रेंथ फॉर विच द बायोवेवर इज सॉट, और जो इन विट्रो डिसोल्यूशन हो जिसके लिए आपको बायोवेवर चाहिए उसकी जो डिसोल्यूशन हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो, इन जो हो वो डिसोल्यूशन जो हो वो वाज़े तौर पर सेटिस्फैक्ट्री डेमोस्ट्रेट करे, तो फिर जो हो गई, यानी ये 3 क्राइटेरिया मीट करेंगे तो फिर इसका भी हमें इन विवो स्टडी का बायोवेवर मिल जाएगा। यानी हम चाहें तो फिर उसका बायोवेवर यानी उस स्टडी को कंडक्ट यानी इन विवो स्टडी ना करें, इन विट्रो डिसोल्यूशन से ही वो काम चल जाएगा और FDA या ड्रैप जो होगी वो उसकी अप्रूवल दे देगी। नाउ कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल आर यूज्ड एज, यानी डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन। नंबर 1 क्यों यूज़ होते हैं, द बेसिस फॉर फार्मूलेशन डेवलपमेंट। एक तो ये फार्मूलेशन डेवलपमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ बायोइक्विवेलेंट ड्रग प्रोडक्ट एंड प्रोसीडिंग टू दी पाइवोटल इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी, और ये ज़रूरी है इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी से पहले कंडक्ट करने के लिए भी। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल आर यूज्ड फॉर डेमोस्ट्रेटिंग द इक्विवेलेंस ऑफ ए चेंज in the formulation of a drug product after the drug product has been approved for marketing, means SOPAC लेवल पे, यानी स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल उस वक्त भी करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे जब आप रिसर्च कर रहे थे कोई नई ड्रग पर, तो उस वक्त आप स्मॉल स्केल पर प्रोडक्ट बना के उससे टेस्टिंग कर रहे थे, जो भी ह्यूमन टेस्टिंग है, सब एनिमल टेस्टिंग है, और जो फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 स्टडी कर रहे थे, तो वो स्मॉल स्केल पे बना रहे थे। लेकिन जब आपको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया, यानी FDA ने या ड्रैप ने इजाज़त दे दी, अब तो लाजिम बात है प्रोडक्ट का जो बैच साइज़ होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी पड़ेगी। तो उसको हम कहते हैं सोपाक, यानी स्केल अप पोस्ट अप्रूवल प्रोडक्शन। तो उसके लिए फिर आपको प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो उसको हम कहते हैं स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो उसमें जो स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस के बाद जब आपने प्रोडक्ट बनाई तो उसकी डिसोल्यूशन वही आए जो प्री अप्रूवल, जो इनिशियल स्टडीज़ में आप फार्मूलेशन यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जो डिसोल्यूशन है, जो डिसोल्यूशन उसकी आ रही थी वही डिसोल्यूशन इसकी भी आ रही हो, तो फिर ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है। इसके अलावा द बेसिस ऑफ बायोवेवर ऑफ ए लोअर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट दैट इज डोज प्रोपोर्शनल इन एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट टू द हायर स्ट्रेंथ ड्रग प्रोडक्ट। इसके अलावा डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन किस लिए करते हैं, बायोवेवर के लिए, जिस पे हम पिछली स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लो स्ट्रेंथ की आपने डोज बनाई, वही ड्रग जिसकी हाई स्ट्रेंथ की आपने पहले बनाई थी और उसकी इन वीवो टेस्टिंग करके रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल ले लिया था। अब वो हाई डोज में जो आपने जिस प्रपोर्शन से डाला है और जिसमें लो डोज में जिस प्रपोर्शन से डाला है, तो वो दोनों डिसोल्यूशन में कंपेरेबल हैं, यानी कोरिलेशन इस्टेब्लिश हो रही है, तो फिर इसमें बायोवेवर मिल जाएगा, यानी इन विवो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी, इन विट्रो डिसोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। A model independent mathematical method was developed by Murray and Flanner to compare the dissolution profile using two factors F1 and F2। तो Murray and Flanner ने इसके लिए पूरा एक मैथमेटिकल मेथड डेवलप किया हुआ है जो कि F1 टेस्ट और F2 टेस्ट कहलाता है। द फैक्टर F2 known as the similarity factor which measures the closeness between two profile, यानी डिसोल्यूशन के दो प्रोफाइल को बताएगा। अब वो टेस्ट क्या होगा वो यहाँ पर है। This is the equation of this model, F2 is equal to 50 into log 1 plus 1 upon n summation of रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस टेस्ट प्रोडक्ट की वैल्यूज़, इसका होल का स्क्वायर, फिर इसकी होल स्क्वायर की पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ताकि हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दें। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टाइम पॉइंट, R1 इज़ द डिसोल्यूशन वैल्यू ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट एट टाइम t एंड T1 इज़ द डिसोल्यूशन वैल्यू ऑफ टेस्ट प्रोडक्ट एट टाइम t। तो इसमें करते क्या हैं हम ये करते हैं कि जब हम डिसोल्यूशन एपरेटस को यूज़ करते हैं लाइक पैडल एपरेटस, एक में टेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं टैबलेट और एक में रेफरेंस प्रोडक्ट डाल देते हैं।
फिर उसके बाद डिसोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस, और उसके बाद फिर देखते हैं कि ड्रग का डिसोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। और लाइक फॉर एग्जांपल एट ज़ीरो टाइम पर हमने एक सैंपल ले लिया रेफरेंस वाले बाउल से, एक टेस्ट वाले से, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से 1 घंटे तक जो है वो हम ये, और बाज़ दफ़ा 2 घंटे तक सैंपल ले रहे होते हैं। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम पे हमने सैंपल लिया है रेफरेंस का और टाइम टेस्ट का, और जितने किस किस टाइम पे लिया है वो है ये, ठीक है ना। तो अब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि फिर उसमें मालूम कर लेते हैं 5 मिनट में कितनी ड्रग डिज़ोल्व हुई थी रेफरेंस में और टेस्ट में, 10 मिनट में कितनी हुई थी, 15 मिनट में कितनी हुई, 20 मिनट, 25 मिनट में कितनी हुई, फिर 30 मिनट में कितनी हुई, 45 मिनट में कितनी हुई, 60 मिनट में रेफरेंस में, और तो वो हम उसकी जो है वैल्यू मालूम कर लेते हैं कितनी ड्रग रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम उनको इसमें जो है वो ऐड करते हैं, इसमें फार्मूले में वो वैल्यूज़ ऐड करते हैं, वो तमाम टाइम की जो वैल्यूज़ होती है उसका समेशन लेके उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि ये F2 वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। व्हेन टू प्रोफाइल्स आर आइडेंटिकल, यानी अगर बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है तो F2 की वैल्यू आएगी 100, यानी 100%, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा कि दोनों ड्रग की जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल 100% सेम है, तो इसका मतलब है दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम होगी, यानी बायो इक्विवेलेंट है। एन एवरेज डिफरेंस ऑफ 10% एट द मेजर टाइम पॉइंट रिजल्ट इन F2 वैल्यू ऑफ 50। वो कह रहे हैं एवरेज डिफरेंस हर टाइम पॉइंट पे 10% हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 50% आ सकती है। देयरफॉर FDA क्या कहता है, द FDA हैज सेट ए पब्लिक स्टैंडर्ड फॉर F2 वैल्यू बिटवीन 50 to 100, यानी 50% से 100% टू इंडिकेट सिमिलैरिटी बिटवीन डिसोल्यूशन प्रोफाइल। यानी अगर F2 की वैल्यू 50 से 100 के दरमियान आ रही है दो प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब है दोनों ड्रग बायोइक्विवेलेंट है, यानी जो टेस्ट ड्रग है वो रेफरेंस से बायोइक्विवेलेंट है, दोनों का डिसोल्यूशन प्रोफाइल मैच कर रहा है। और अगर वो 50 से कम आ जाती है तो फिर इसका मतलब है कि टेस्ट ड्रग जो है वो उसका सेटिस्फैक्ट्री डिसोल्यूशन नहीं है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी रेफरेंस प्रोडक्ट से कम है, तो इसका मतलब है हमने जो टेस्ट प्रोडक्ट बनाई थी वो फेल हो गई है। तो इस तरीके से जो है ये हम कंपेयर करते हैं इन विट्रो इन विवो डिसोल्यूशन, और अगर ये पास हो जाती है तो फिर हमें बायो वेवर मिल सकता है, यानी हमें इन विवो स्टडी यानी ह्यूमन स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।